IVM। नमस्कार, खेल नीति पर आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव मिश्रा। आज का दिन बहुत खास है क्योंकि एक ऐसा मेहमान हमारे साथ है जिसकी वजह से साल 2012 ओलंपिक्स में हमें गर्व करने का मौका मिला। हमारे साथ शूटिंग के किंग गगन नारंग हमारे साथ हैं, जो अर्जुन कहे जाते थे अपने टाइम पे। सीधे चिड़िया की आंख में निशाना लगाते थे और उन्होंने कई मेडल्स, कई बार तिरंगे को आसमान की तरफ जाते देखा। उनकी वजह से हम सब ने बहुत गर्व महसूस किया। गगन भाई से बहुत लंबे समय के बाद मेरी बातचीत हो रही है। जब वो ओलंपिक्स में मेडल जीत के आए थे तो उनके साथ एक बहुत जबरदस्त हम सब ने एक इंटरव्यू किया था और मुझे अभी भी अच्छी तरह याद है कि तमाम मेडल विनर्स को हम एक मंच पे लेके आए थे। और गगन भाई क्योंकि बहुत हैंडसम भी लगते हैं तो उनकी डिमांड बहुत ज्यादा थी उस इवेंट पे। बहुत बहुत स्वागत है आपका खेल नीति के प्लेटफॉर्म पर। गगन भाई, वो चार्म वो अभी भी बरकरार है, वो चाहत अभी भी बरकरार है मुझे लग रहा है, और 2012 की यादें भी अभी भी आपके जहन में बरकरार होंगी। वेल, आई थिंक 2012 को मुझे तो खैर याद रहेगा, बट हमें भूल जाना चाहिए क्योंकि देश और हमारे खिलाड़ी जो है काफी हद तक आगे बढ़ चुके हैं, प्रोग्रेस कर चुके हैं। ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिले हैं जो कभी हम इमेजिन भी नहीं कर पाते थे। तो इस प्रकार का सपोर्ट और जो एफर्ट सरकार और फेडरेशन जो सब लगा रहे हैं, तो हम काफी आगे बढ़ चुके हैं 2012 से। 2016 में हम इतना अच्छा नहीं कर पाए, बट 2020 2021 जो है हमारे लिए आई थिंक आशाओं से भरा हुआ एक साल रहेगा और हम आशा करते हैं कि हम सबकी आशाओं पे खरा उतरेंगे। गगन भाई, 2012 इसलिए सबको याद है कि सबसे ज्यादा मेडल हमने जीते। 2016 में गिनती 2 पे आ गई। 2000 अगर हम 12 की बात करें तो हम 6 मेडल जीते थे। 2016 में फिर 2 पे आ गए, अब 2021 में आ गए। इस पे आगे और डिटेल में बातचीत करें, लेकिन उससे पहले ये जो कोरोना संकट आया गगन भाई, बीइंग अ स्पोर्ट्समैन, क्योंकि आप भी रेंज पे जाते रहते हैं, कितना मुश्किल समय था आपके लिए, उन शूटर्स के लिए जो प्रिपेयर कर रहे थे। एक साल जरूर ज्यादा मिल गया, हम कह सकते हैं पॉजिटिव नोट पे कि एक साल एक्स्ट्रा मिल गया ओलंपिक की तैयारी के लिए, लेकिन एक्चुअली मेंटली आपके लिए कितना टफ था रेंज से दूर रहना, घर में रहना, और मतलब आप चाह के भी प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं बड़े इवेंट्स के लिए। राजीव भाई, बहुत बहुत मुश्किल और कठिन समय था, ना सिर्फ खिलाड़ियों के लिए बट पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए। तो आई थिंक ओलंपिक्स की अगर हम बात करें तो ओलंपिक्स जाने वाले एथलीट्स के लिए इससे बुरा वक्त नहीं हो सकता, जहां पे आपको अपनी जान भी बचानी है, आपको ट्रेनिंग भी करनी है और मेंटली आप एकदम अनसर्टन हो जाते हैं कि क्या होगा आगे, कैसे होगा, कैसे चलेगा और क्या होने वाला है। तो हम अपनी जान बचाएं, अपने घर में लोगों को देखें, अपने दोस्तों को हेल्प करें या अपनी ट्रेनिंग करें। तो आई थिंक एक बहुत ही कठिन वक्त से जो है भारतीय खिलाड़ी और सारे विश्व के खिलाड़ी जो है जूझे हैं इस कोरोना महामारी की वजह से, और जिसकी वजह से एक तरीके से एक ट्रेनिंग फॉर्म में जब कोरोना हुआ था तो मैंने कहा था कि हम लोगों को अपनी जो क्लॉक है उसको रीसेट करना पड़ेगा, क्योंकि लेकिन ये एडवांटेज भी रहा है, कहीं हद तक डिसएडवांटेज भी रहा है। तो जो उस टाइम पे पीक प्लान कर रहे थे उन सबको रीसेट बटन दबाना पड़ा अपनी ट्रेनिंग के ऊपर। जो क्वालिफाई नहीं हुए थे उनको मौका मिल गया कि अरे एक और थोड़ा सा चांस है क्वालिफाई करने का। तो उस हिसाब से आई थिंक बहुत ही इंटरेस्टिंग और मिक्स सा फीलिंग रहा है। अगर सिर्फ आप कोरोना महामारी को साइड में रख दें तो अगर आप सिर्फ खिलाड़ियों की बात करें तो इस तरह से मिक्स्ड एक फीलिंग रहा है। जैसे सज्जन प्रकाश जो थे उस टाइम पे इंजरी से गुजर रहे थे, अब क्वालिफाई करके स्विमिंग के अंदर, तो आई थिंक ये एडवांटेज रहा है। हमारे शूटर्स जो थे वो पीक फॉर्म में चल रहे थे उस टाइम पे, तो उस टाइम पे अगर ओलंपिक्स हो जाती तो रिजल्ट काफी प्रिडिक्टेबल था, बट अभी उनको रीसेट बटन दबाना पड़ा है, रीस्ट्रेटेजाइज करना पड़ा है, एक साल और एक्सटेंड हो गया है। तो एनीवेज, तो ये सब सारी चीजें थी, बट अब टोक्यो जो है वो हमारे सर के ऊपर है, तो अब हम कुछ नया नहीं कर सकते जो हमने इतने सालों में नहीं सीखा है, कुछ नया नहीं सीख सकते। तो अब बस मैं बहुत अपने बच्चों को जो ट्रेनिंग करते हैं उनको कहता हूँ कि एक एथलीट जो होता है, एक वो खान में से निकला हुआ, खदान में से निकला हुआ एक हीरे की तरह होता है जो अनकट अनफिनिश्ड होता है, और कोच और सिस्टम जो है उसको पॉलिश करके फिनिश करके एग्जीबिशन के लिए ले। तो ओलंपिक्स वो एग्जीबिशन है हमारे लिए जहाँ पे हमें जाना है और शाइन करना है। गगन भाई, लेकिन इस एग्जीबिशन की बात कर रहे हैं जो हर 4 साल के बाद आता है, ये 5 साल के बाद आया।
साइकोलॉजिकली बीइंग, क्योंकि आप ओलंपिक में, आपके पास एक्सपीरियंस है ओलंपिक में जाने का, इतने बड़े महाकुंभ होता है खेल का, जहां पे आप जाते हो और पैर रखते ही वो प्रेशर चालू हो जाता है। क्योंकि इंडिया में ओलंपिक में अगर मैं गिनती करने जाऊं इंडिविजुअल मेडल्स की, तो शायद 14 लोग हैं जिन्होंने मेडल्स जीते हैं। तो वो जो प्रेशर लेके आप लोग, मतलब हम बीइंग एथलीट आप सब जाते हैं, इस बार एक एक्स्ट्रा प्रेशर है कि आपको कोरोना से भी बचना है, क्योंकि हम देख रहे हैं अभी टोक्यो से खबरें आना शुरू हो गई कि वहां पे कोरोना खेलगांव में पहुंच गया है। ये साइकोलॉजिकल आपको लगता है खिलाड़ियों को हर्ट करेगा, या आप फोकस रहेंगे एकदम जैसे आप लोग फोकस थे कि बिल्कुल निशाने पे जानी चाहिए, जो निशाना है आपका वो, क्योंकि शूटर ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकता है, क्योंकि उसका कंसंट्रेशन लेवल जो है बाकी लोगों से बहुत अलग होता है। शूटर ही नहीं, आई थिंक जो कंडीशन है वो पूरे विश्व के खिलाड़ियों के लिए एक जैसी है। एथलीट्स विलेज में जिस तरीके की प्रिकॉशंस उन्होंने ली है, वो प्रिकॉशंस तो शायद किसी स्टेट ने, किसी सरकार ने भी ना ली है। तो उस लेवल की प्रिकॉशंस जो है एथलीट्स को बचाने के लिए वहां पे करी गई हैं। और वेल इन एडवांस जो है एक एथलीट्स प्लेबुक लॉन्च करी गई थी, जिसकी वजह से सारे एथलीट्स को पता था कि उसके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, कितनी बारी आपको आरटीपीसीआर कराना है, वहां पे उनका आरटीपीसीआर रोज होगा। और अगर आप पॉजिटिव आते हैं खुदा ना खास्ता, और आप तो आपके 4 संबंधी लोग भी उसमें क्वारंटीन हो जाते हैं, तो सभी को पता है कि कितना केयरफुल रहना है। और ये सब उन्होंने मेंटली विजुअली रिहर्स किया हुआ है। एंड आई थिंक इस बात का उन्हें काफी ध्यान है और इल्म भी है कि हमें अपने आप को बचाते हुए परफॉर्मेंस देनी है। तो जहां तक सुविधाओं, अगर आप ओलंपिक्स की फोटोज देखें तो काफी ओलंपिक्स जैसा माहौल नहीं लग रहा है विलेज में। तो एकदम सूनी सड़कें हैं, ओलंपिक्स की डाइनिंग हॉल के बीच में पार्टीशन लगे हुए हैं, खुद ही आपको खाना लेना है, खुद ही अपना एरिया क्लीन करना है और खाना है, और आप अपने जिम्मेदार खुद हैं। तो ऐसा हर ओलंपिक्स में होता है कि आपको अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी होती है। प्रयास और प्रयत्न काफी करे गए हैं। आई होप कि हम अच्छा कर पाए और बचे रहें। पर थोड़ा सा एक प्रेशर तो रहता है दिमाग में कि अरे बचना भी है और परफॉर्म भी करना है। तो आई थिंक ये चीज सभी भारतीय खिलाड़ियों को पता है, क्योंकि आइसोलेशन में काफी, हॉकी टीम देखे तो बैंगलोर में ट्रेन कर रही थी, आइसोलेशन के अंदर थी, बायो बबल के अंदर थी। तो ऐसे लोगों ने काफी प्रिकॉशंस ली हैं। एंड आई होप कि वो इतने यूज टू हो गए होंगे अभी कि इट विल बी लाइक सेकंड नेचर। और वो मतलब 1 साल, 1.5 साल, 2 साल जो हमने कोरोना से जूझा है, वो प्रिकॉशंस के हिसाब से वही प्रिकॉशन लेते हुए उनको करना है। और अब फोकस जो है वो उनके खेल पे ज्यादा है और उस पे वो लोग कंसंट्रेट करते हुए अपने क्वालिफिकेशंस और फाइनल्स खेलें। गगन भाई, शूटर्स की अगर हम बात करें, 15 शूटर्स जा रहे हैं इस बार ओलंपिक्स में। एक तो शूटर्स की प्रिपरेशन के बारे में कुछ बताएं, जो हमारे व्यूवर्स हैं, जो श्रोता हैं, वो जानना चाहते हैं। क्योंकि ओलंपियन आपको ज्यादा बेहतर तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। और उनमें से कुछ, क्योंकि शूटिंग मुझे लग रहा है क्रिकेट के बाद कोई बड़ा ग्लैमरस गेम इंडिया में है जहाँ पे बहुत रोल मॉडल्स आए, तो वो शूटिंग था। राज्यवर्धन राठौर आए, फिर आप लोग का एक पूरा बैच आया जहाँ पे विजय भाई थे, गगन भाई आप थे। कैसे आप देखते हैं शूटिंग का जो ग्लैमर है? लोग बड़ी उम्मीदें कर रहे हैं कि हमारे शूटर्स इस बार अच्छा करें। राजीव भाई, हाँ, जी 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 जी, आप पूरी करें बात। तो राजीव जी, ऐसा है कि 15 खिलाड़ी शूटिंग से एक अपने आप में ही ऐतिहासिक पार्टिसिपेशन है, क्योंकि 15 पहले इतने खिलाड़ी को एक तो क्वालिफाई नहीं हुए और एक इतने लेवल पे क्वालिफाई नहीं हुए। अगर आप उन सब खिलाड़ियों का बायोडाटा निकालें और देखें तो कहीं ना कहीं किसी न किसी ने बड़े लेवल का कंपटीशन खेला हुआ है, बड़े लेवल का मेडल जीता हुआ है और वर्ल्ड नंबर 1, वर्ल्ड नंबर 2, वर्ल्ड नंबर 3 रहे हैं। हालांकि वर्ल्ड रैंकिंग यहाँ पे मैटर नहीं करती है, बट वर्ल्ड रैंकिंग एक आपको अंदर से आत्मविश्वास दिलवाती है कि आपने जो है पूरी दुनिया को एक बार हराया हुआ है, आप दुनिया के चोटी पे पहुंच चुके हैं वर्ल्ड रैंकिंग के हिसाब से। तो वो कॉन्फिडेंस देता है ओलंपिक में जाने का कि हाँ, मैं वहां डिजर्व करती हूँ जाना या करता हूँ जाना, और अब मुझे बस इसी को कंटिन्यू करते हुए अपनी परफॉर्मेंस देनी है। तो आई थिंक एक इतिहास सॉर्ट ऑफ रचा है भारतीय शूटिंग ने, जो हम लोग 2016 में नहीं कर पाए थे। हमें आशा है कि हम 2020-21 में इस ओलंपिक्स में कर पाए। गगन भाई, सौरव चौधरी जो हमारे बहुत यंग शूटर हैं, उनका नाम जो है ऑल टाइम ग्रेट ओलंपिक जो एक लिस्ट आई थी टाइम्स मैगजीन की, उसमें उनमें उनका नाम था। और ये मेरी निगाह में तो बड़ा अचीवमेंट है एक शूटर का नाम आना, भारतीय शूटर का ओलंपिक हिस्ट्री के 50 जो एथलीट चुने गए।
फर्क ये है कि वो पिस्टल इवेंट में शायद आप राइफल इवेंट में थे, लेकिन रेंज बराबर है। और उस रेंज से वहां तक पहुंचना कैसे आप देखते हैं? ये अचीवमेंट के तौर पे इसको आप देखते हैं या एक जो ग्लैमर जुड़ा हुआ है शूटिंग से वो? टाइम्स में ये आई थी कि वॉच आउट फॉर दीज एथलीट्स, तो जी 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 कि भाई इन एथलीट्स के ऊपर आपकी नजरें होनी चाहिए। तो जहां तक मेरा मानना है, आई थिंक सारे एथलीट्स वहां कोई हारने नहीं जाते, सारे ही जीतने जाते हैं। तो उस दिन पे निर्भर करता है कि आप कैसे थे। ऐसी ही हमने जीतू राय के बारे में सुना था जब 2016 में गए थे। तो 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट, राजेश जी मैं आपको बताऊं कि कितना मुश्किल होता है। राइफल में जो आपका हाथ जिससे आप ट्रिगर दबा रहे होते हैं और जिससे आप स्टेबिलिटी दे रहे होते हैं, वो दोनों अलग हैं। पर पिस्टल में जो है, जो कठिनाई है वो ये है कि आपको एक ही उसी हाथ से पकड़ना है, उसी हाथ से ट्रिगर भी दबाना है। तो बेसिकली 500 ग्राम का जो ट्रिगर का वेट होता है जो आपको दबाना होता है, और आप उस हाथ से अगर आप उसको ज्यादा टाइट करें तो ये उंगली चल नहीं पाती ठीक से स्मूथली, अगर लूज पड़े तो वाइब्रेशन आता है। तो ये कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। तो 10 मीटर दूर मैं आपको बताऊं, आपके टी शर्ट पे जो बटन लगा हुआ है उससे भी छोटा टारगेट होता है जो आपको मारना पड़ता है। तो दर्शकों के लिए मैं समझाना चाह रहा हूँ कि 10 मीटर पे आप खड़े हो जाएं और आपके बटन के अंदर जो 4 हिस्से जिससे आप धागा पिरोते हैं उसके अंदर आपको मारना है। अगर आपको 10 में से 10 अंक आपको अगर हासिल करने हैं तो काफी कठिन इवेंट होता है। बट सौरभ अगर आप देखें तो खिलाड़ी बहुत ही शांत खिलाड़ी हैं, काफी उन्होंने अभ्यास और प्रयास किया है। वो अभी जो है, पहले अमित शरण उनके कोच हुआ करते थे, अब समरेश जंग उनको जंग में ले जा रहे हैं उनके साथ। तो आई थिंक काफी इंटरेस्टिंग टाइम्स हैं एंड काफी अच्छा कर रहे हैं। देखिए एक चीज हमको याद रखनी पड़ेगी कि हमें अपने खिलाड़ियों से उम्मीद बहुत है, बट अगर ये मेडल जीते तो बहुत ही बढ़िया, अगर नहीं जीते तो ये फिर भी हमारे खिलाड़ी रहेंगे। इनके लिए आपके हमारे मन में भेदभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे बेस्ट हैं और बेस्ट हैं तभी जा रहे हैं। तो अच्छा करें बहुत बढ़िया, लेकिन अच्छा नहीं करें तो वापस आए, उनको आप पीठ पे थपथपाई देगी, कोई बात नहीं, स्पोर्ट है, लाइफ है, आगे बढ़े और मेडल जीते देश के लिए, अगले ओलंपिक से आए एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। गगन भाई इस बार महिला शूटर्स भी बहुत उम्मीदें बन रही हैं उनसे। मनु भाकर की हम बात कर लें, 10 मीटर एयर पिस्टल में इवेंट है उनका मेन। अंजुम मुदगल एक और नाम है, तेजस्विनी जहां तक मैं याद कर पा रहा हूँ, क्योंकि क्रिकेट इतना दिमाग में रहता है कि नाम याद करना पड़ता है। और ये कन्फेस करने में मुझे लग रहा है गगन भाई कोई बुराई भी नहीं है, क्योंकि आप लोग भी का एक्सपर्ट, हम तो खाली सवाल पूछ सकते हैं। कैसे इन महिला शूटर्स से कैसी उम्मीदें रख रहे हैं? देखिए मन्नू भाकर आई थिंक भारत की पहली महिला होंगी जो 3 इवेंट में भाग लेंगी। इससे पहले 3 इवेंट में भाग लेने वाले गगन भाई कॉमनवेल्थ में तो आपने भी लिया था 4 इवेंट में, वो मुझे याद है। मैं ही हूँ तो आपके साथ ही बैठा हूँ, लेकिन वो पुरुषों की कैटेगरी में। बट आई थिंक महिलाओं में आई थिंक एक सॉर्ट ऑफ इतिहास रचा है, उन्होंने 3 इवेंट में भाग लेंगी। आई थिंक बहुत ही टैलेंटेड और अच्छी शूटर है, काफी एक्सपीरियंस है उनको। और अब जो है रौनक पंडित जी के साथ कोच करेंगी, पहले वो जसपाल राणा जी के साथ थी। एंड नाउ वेरी क्रूशियल टाइम फॉर हर, वेरी टैलेंटेड एंड लॉट ऑफ पोटेंशियल। जहां तक कि आप तेजस्विनी सावंत की बात करें, 41 years old, सोचिए कितना तजुर्बा है उनको, और 41 years old में भी विदाउट एनी एज बैरियर, जो मैं कह सकता हूँ बाकी स्पोर्ट्स में शायद हो, तो शूटिंग में बिल्कुल नहीं है। और उनकी पहली ओलंपिक्स, काफी एक्सपीरियंस शूटर रह चुकी हैं, वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी हैं प्रोन इवेंट की, जो 3P के इवेंट, 3 पोजीशन इवेंट में भी वो भाग ले रही है। 3 पोजीशन इवेंट 120 शॉट का इवेंट होता है, जिसमें आपको लेट के और नीलिंग पोजीशन में और स्टैंडिंग पोजीशन में चलाना पड़ता है। सबसे मैं कहूंगा एक मैराथन इवेंट माना जाता है शूटिंग स्पोर्ट में, काफी कठिन इवेंट है। इसमें आपको विंड का भी सामना करना पड़ता है। तो शूटिंग तो आपको एक्यूरेटली चलानी है, बट अगर विंड कंडीशंस भी हैं उसके अंदर, तो विंड से भी आपको जूझते हुए अपना निशाना लगाना पड़ता है। तो काफी यंग टीम भी है और एक्सपीरियंस टीम भी है, और यही इस टीम की खूबी है कि एक्सपीरियंस विद डायनामिज्म एंड यूथ इज इन दिस टीम। गगन भाई, क्योंकि हमारे शो का नाम मेडल मेमोरीज है, जो लोग मेडल जीते हैं हम उनसे बातचीत कर रहे हैं। अब क्योंकि आपने शूटिंग की बात चल रही है, क्या आपको 2012 जैसी टीम कुछ लग रही है? 2021 में जो ये शूटिंग टीम जा रही है, वहां पर भी हमने हमारे शूटर से बहुत मेडल जीते थे, हमें बहुत गर्व करने का मौका दिया था। क्या कुछ वैसे ही कॉम्बिनेशन आपको लग रहा है? well, देखिए अगर आप सिर्फ प्योर स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से जाएं और चाइना को इक्वेशन से बाहर रखें, क्योंकि चाइना को हमने पिछले 2 साल में देखा नहीं है, तो सारे टॉप मेडल्स भारतीय निशानेबाजों ने जीते हुए हैं। अब ओलंपिक्स का प्रेशर देखिए अलग ही प्रेशर होता है।
सबको प्रेशर होता है, ऐसा तो है नहीं कि कोई भी बोले कि नहीं मेरे को कोई प्रेशर नहीं है, वो झूठ बात है। प्रेशर होता है, बट प्रेशर को चैनलाइज करना एक अलग ही चीज है। तो जो ओलंपिक में उस प्रेशर को झेल सकता है, उसको एनर्जी और पॉजिटिविटी में और अपनी टेक्निक और नॉलेज में फोकस कर सकता है, वही आगे जाके विनर निकलता है। तो आई थिंक आपने 2012 से कंपेयर किया, 2012 से नहीं कंपेयर करना चाहिए हमको, क्योंकि वो 7 साल पुरानी 9 साल पुरानी बात है। बट 9 साल में देश भी प्रोग्रेस किया है, हमारे सिस्टम भी प्रोग्रेस किया है, टेक्नोलॉजी भी प्रोग्रेस करी है, और हमारी मेहनत भी आगे जाके काफी बेटर हुई, एक्सपीरियंस भी आया है पूरी टीम को टॉप इवेंट हैंडल करने का। पहले जो है हम पार्टिसिपेशन या फाइनल के लिए जाते थे, हमारी जनरेशन जो है ने उसने 3-4 मेडल जीते। अब आने वाली जनरेशन जो है उसको मेडल नहीं जीतने, उसको सिर्फ गोल्ड मेडल जीतने। तो इस हिसाब से जो है इनका जोश और इनकी हिम्मत की हमें दाद देनी चाहिए। और मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरीके से भारत सरकार इस बारी पीछे लगी है, चाहे वो खेलो इंडिया हो, चाहे वो फिट इंडिया क्यों ना हो, चाहे वो टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम क्यों ना हो। और सोचिए प्रधानमंत्री जी ने जो है पहली बार जो है सारे जाने वाले टोक्यो एथलीट से बात करी, उनका मनोबल बढ़ाया। तो आई थिंक ये चीज पहले कभी देखने को नहीं मिली। और जो कोऑर्डिनेशन नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन से हुआ है कि भाई टीम भेजिए, क्या चाहिए बताइए, चाहे वो फिजियो हो, चाहे वो मस्योर हो, चाहे वो सपोर्ट स्टाफ हो, तो ये कोऑर्डिनेशन भी अनप्रेसिडेंटेड रहा है। तो मेरी ये आशा है कि ना ही सिर्फ शूटिंग बट सारे स्पोर्ट्स के परफॉर्मेंसेस भी हमारे फेवर में अनप्रेसिडेंटेड, तो पहले कभी नहीं। गगन भाई, क्योंकि आप हरियाणा को बिलोंग करते हैं, पैदाइश आपकी हरियाणा में, और हरियाणा की सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन है इस बार, लगभग 24% एथलीट हरियाणा से हैं। अब ये बताया जरा, आप हरियाणा वाले खाते क्या है आप लोग, क्योंकि आप भी हरियाणा से है, आपका बचपन वहां रहा है, ये हरियाणा से इतने एथलीट कहाँ से आ जाते हैं, मतलब बल्क में किलो, अगर जी, मेरा थोड़ा किलो हाँ, जी, मेरा थोड़ा सा बचपन वहां रहा है, मेरे माता पिता वहां पे थे, मेरे दादाजी वहां से थे। मैं क्योंकि मेरे माता पिता जो थे उनका ट्रांसफरेबल जॉब था, तो जॉब की वजह से जो है हम लोग चेन्नई में मैं पैदा हुआ, और उस हिसाब से। बट आई थिंक आई वुड से कि देखो, एक तो आपकी जो स्पोर्ट्स की स्कीमें हैं वो बहुत तगड़ी हैं, जो मोटिवेशन जो मिलता है आगे बढ़ने का, एक्सेल करने का, कि हाँ कुछ करना है, वो सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से हरियाणा में है। और यही एक बात है जो चली आ रही है 2010 के बाद से, कि कितने सारे प्लेयर्स जो हैं हरियाणा से उभर के आ रहे हैं। आई थिंक बाकी स्टेट्स को भी इसको एमुलेट करना चाहिए, और अपने स्टेट्स में स्पोर्ट्स ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं, उसको प्रोत्साहन दें और प्रमोट करें। गगन भाई, विजेंदर से मेरी बात हो रही थी, और विजेंदर से मैंने ये सवाल पूछा था, मैं आपसे भी आपकी राय जानना चाहता हूँ। बड़े दिनों से एक आवाज उठ रही है कि एक नेशन एक अवार्ड की घोषणा होनी चाहिए। हरियाणा कहता है हम 5 करोड़ देंगे, यूपी कहता है हम 2 करोड़ देंगे, महाराष्ट्र कहता है हम 50 लाख देंगे। ये आपको लग रहा है जो मेडल जीत रहा हो तो देश के लिए जीत रहा है, तो एक अवार्ड होना चाहिए, या आपको लग रहा है ठीक है अलग अलग स्टेट दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे? देखिए, एक एथलीट की जर्नी जो होती है ना राजीव जी, वो बहुत कठिनाइयों से गुजरती है। उसको सपोर्ट और अवार्ड तभी मिलता है जब वो कुछ अचीव कर लेता है, ठीक है। उसको जब उसने स्टार्ट किया हुआ होता है तो किसी को कोई सपोर्ट और अवार्ड नहीं मिलता। तो वो तो देखो, मेरे पास मेरी एकेडमी में इतने माता पिता आते हैं जिन्होंने अपने घर गिरवी रखे, मैंने खुद अपना घर बेच के मैंने अपनी बंदूक खरीदी। तो ये तो देखो लक वाली बात होती है कि आपका लड़का आगे निकल गया, बट अगर नहीं निकल पाया तो वो सारा सिस्टम तो आपको पैट ऑन द बैक तो नहीं करता ना। तो एक एथलीट के लिए जितना आप अवार्ड दो उतना कम है। वो अब उस अवार्ड से अपनी, अगर देखिए, अपनी निजी जिंदगी को सुधारेगा, उधारेगा, उसके बाद अगर और पैसा बचेगा तो एकेडमी में लगाएगा या स्पोर्ट को प्रमोट करेगा। तो आई थिंक ये अवार्ड जितने आए उतना कम है हमारे एथलीट के लिए, क्योंकि हमारे देश में हीरोज बहुत कम है, हमें हीरोज और चाहिए। हमें इनको पिनिकल टॉप लेवल सम्मान देना चाहिए, ताकि जो है और लोग प्रोत्साहित हो, प्रेरित हो और स्पोर्ट में आगे बढ़े। गगन भाई, आपने हीरोज की बात की, अब मैं फिर क्रिकेट पे आ जाता हूँ, क्योंकि क्रिकेट में इतना ग्रोथ हुई, क्योंकि हर बार हर 5 साल 6 साल के बाद कोई रोल मॉडल मिलता चला गया। अगर मैं अपनी याद या अपनी जनरेशन से बात करूं, हमने सुनील गावस्कर को देखा, उसके बाद कपिल पाजी आ गए, फिर सचिन तेंदुलकर आ गए, अब विराट कोहली का जमाना आ गया। हर 5-6 साल के बाद कोई ना कोई रोल मॉडल मिलता गया। सेम है, यही चीज मैं शूटिंग में भी ऑब्जर्व कर रहा था, कि हर 2 साल 3 साल बाद कोई ऐसा नाम आया जो बहुत बड़ा स्टारडम लेके आया, उसके अचीवमेंट्स बहुत बड़े थे। वो चाहे आपकी बात कर लें,
जसपाल राणा की हम बात करें, या जिस तरह से अभिनव बिंद्रा ने काम किया, विजय ने जिस तरह से मेडल जीता, ये जरूरी होता है आपको लग रहा है स्पोर्ट्स में रोल मॉडल्स का होना, जिसको देख के अगर आपके भी एकेडमी में आज बच्चे आ रहे हैं तो उनको ये लगता होगा कि गगन भाई हमारे रोल मॉडल है, हमें इनके जैसे देश के लिए कुछ करना है। ये रोल मॉडल जो हीरो की आप वर्ड की आपने बात की, बहुत जरूरी होता है क्या स्पोर्टिंग इवेंट्स पे? बिल्कुल जरूरी है। आज हमारी एकेडमी जो 9 साल 2011 में शुरू हुई थी, जी। आज एकेडमी से 6 लोग जो है ओलंपिक्स जा रहे हैं। तो एक तो ये बड़ी बात है ही, मतलब हमारे लिए एला वनील जो वर्ल्ड नंबर 1 है, अपूर्वी कुछ टाइम के लिए हमारी एकेडमी से जुड़ी थी, राही सरनोबत हमारी एकेडमी से जुड़ी थी, पैरा में 2-3 शूटर स्वरूप नलकर जा रहे हैं। तो आई थिंक ये तो होता ही है। और आई थिंक एक प्लेयर जो है वो एक प्लेयर का दर्द समझ सकता है, एक प्लेयर की परेशानी समझ सकता है। तो ये गाइडेंस तो आपको देनी ही चाहिए। ऊपर से जो रोल मॉडल की आपने बात करी, आई थिंक वो बहुत जरूरी है, क्योंकि मतलब उनको देख के ही आप सीखते हैं, उनको देख के ही आपको लगता है कि हाँ, अगर इसने किया है तो मैं भी कर सकता हूँ। मेरे रोल मॉडल जैसे कि मोहम्मद अली बॉक्सर रहे हैं, और शूटिंग में मैं कहूँगा राजवर्धन राठौर रहे हैं, जो 2004 मेरी पहली ओलंपिक्स थी, और उनकी भी तो हम लोग साथ में रूममेट्स थे। तो मेरा जब मेडल नहीं आया और उनका मेडल अगले दिन आ गया, तो मुझे भी लगा कि यार वो कर सकते तो मैं भी कर सकता हूँ। और वैसे ही आई थिंक विजय भी प्रेरित होंगे कि भी गगन कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, अभिनव कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। और कहीं लाखों करोड़ों लोगों ने जो है शूटिंग देखा, उसको अपनाया, उसको ट्राई किया, और आज शूटिंग, इंडियन शूटिंग जो है जिस लेवल पे है, इसी की वजह से। जरा वो क्योंकि मेडल्स की बात चल रही है, गगन भाई मैं चाहता हूँ थोड़ी मेमोरीज शेयर करें ना आप 2012 की, जब ब्रॉन्ज, आप मुझे याद है बहुत क्लोज टू सिल्वर या गोल्ड चल रहे थे, कुछ शॉट्स मिस हुए और उसके बाद ब्रॉन्ज पे आ गई। कुछ मेमोरीज, क्योंकि वो जो अंदर चल रहा होता है वो बाहर बहुत कम लोगों को पता होता है। तो अब क्योंकि बहुत साल बीत गए, आप बता सकते हैं, हमारे जो दर्शक हैं, जो फैंस है, सुनेंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा कि गगन भाई ने शेयर किया कुछ ऐसी चीजें जो किसी ने नहीं सुनी। क्या चल रहा था उस समय जब आपको लगा कि मेडल के इतने नजदीक हम खड़े हैं? वेल, उस टाइम पे तो बस आपको अपना निशाना साधना होता है। बस उस टाइम आप यही प्रे करते हो कि कहीं गलती ना हो जाए, जो आप करते आए हो बस वो करते रहो। मैंने कुछ टाइम के लिए प्रेस किया था, टेक्निक थोड़ी सी चेंज करके, कि मे बी जंप करते हैं सिल्वर या गोल्ड के लिए, बट उस टाइम उस दिन काम नहीं की, मुझे ब्रॉन्ज ही सेटल रहना पड़ा। मलाल जरूर रहेगा कि हाँ, अच्छा मेडल और शाइनी मेडल नहीं आया, बट आई थिंक उस दिन के लिए मैं इतना ही कर पाया। एंड मेरी पूरी लाइफ, मतलब एथलीट की लाइफ जो होती है वो 4 साल की नहीं होती ओलंपिक्स की। वो जब से सोचना शुरू करता है, मैंने 1992 में पहली बार ओलंपिक की टॉर्च टीवी पे देखी थी, बार्सिलोना में जब जलाई जा रही थी, और मुझे थोड़ी पता था उस टाइम पे कि मैं 12 साल बाद अपनी पहली ओलंपिक्स खेलूंगा, और फिर दूसरी और तीसरी और चौथी। तो उस टाइम पे तो पता नहीं चलता, बट जब आप मेडल जीत लेते तो आई थिंक काफी खुशी तो होती ही है, बट एक तरीके से एहसास होता है कि इतने साल की जो मेहनत आपकी ही नहीं, आपके माता पिता की, आपके दोस्तों की, आपके स्कूल, आपके कॉलेज, आपके मित्र, आपका फेडरेशन, आपकी सरकारें जो है वो सफल हुई हैं। और भगवान से भी यही प्रार्थना रहती है। मतलब मेरी मम्मी भी बोलती थी, मैंने पूछा था मम्मी से कि आपने क्या प्रेयर करी कि मुझे गोल्ड मेडल आ जाए? बोली नहीं, मैंने ये प्रार्थना नहीं करी। बोली मैंने ये प्रार्थना करी कि तुम्हारी मेहनत सफल हो, जितनी आपने मेहनत करी है वो सफल हो। तो हम यही चाहते हैं कि हमारे एथलीट्स की मेहनत सफल। गगन भाई, क्योंकि मेडल्स की बात चल रही है, अब आपके रेंज से भी बहुत शूटर्स जा रहे हैं। एक तो आपसे वादा मुझे लेना है कि जब भी हम आपके रेंज के शूटर्स मेडल लाएंगे तो आप उनके साथ एक टाइम हमें देंगे, 15-20 मिनट। मैं चाहता हूँ शूटिंग को और एक्सपोजर हम देने की कोशिश करें, क्योंकि मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल होना चाहिए। मैं हमेशा से मानता रहा हूँ कि और आपने चर्चा की शुरुआत में ही बोल दिया था कि राजीव भाई कभी ओलंपिक से पहले भी याद करें, तो मैं चाहता हूँ ये सिलसिला बना रहे। बहरहाल, क्योंकि जो स्पोर्ट्समैन होते हैं उनको रिलैक्सेशन का बड़ा कम टाइम होता है गगन भाई। तो पहला तो सवाल ये, 2-3 सवाल मेरे और रह रहे हैं कि 2012 के मेडल ने क्या आपकी लाइफ चेंज करी, और उसके बाद कैसे आपने अपने इस स्टारडम को कैसे आगे ले गए? जो अभी युवा शूटर्स हैं वो क्या कुछ सीख सकते हैं इससे? वेल, देखिए, सबसे पहले तो आप एक अच्छा इंसान होना बहुत जरूरी है। तो स्टारडम आज है, उगते सूरज को सब सलाम करते हैं, डूबते सूरज को कोई नहीं करता, बट सनसेट भी ब्यूटीफुल लगते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि आप अपने तरीके से कुछ ना कुछ सिस्टम में कंट्रीब्यूट करिए, किसी ना किसी को हेल्प करिए, किसी ना किसी तरीके से स्पोर्ट में जुड़े रहिए। 2012 में मैंने मेडल तो जीता ही, बट 2016 में भी फिर मैं ओलंपिक्स के लिए गया, और कॉमनवेल्थ गेम्स भी मैंने जीते 2014 में।
तो जब तक आपके पास मोटिवेशन और फायर है, आपको शूटिंग करना चाहिए। जिस दिन आपको लगता है कि मैं शूटिंग एंजॉय नहीं कर रहा हूँ या मेरा फोकस नई युवा पीढ़ी जो शूटर्स आ रही है उनको आगे बढ़ाने में लग रही है, उस दिन आई थिंक आपको सोचना चाहिए फिर से कि आपको क्या करना है। तो मैंने भी ऐसे ही कुछ स्टेप्स लिए, जहाँ पे मेरी संस्था जो है गगन नारायण स्पोर्ट्स प्रमोशन फाउंडेशन और गन फॉर ग्लोरी शूटिंग एकेडमी ने ये ठाना कि हम लोग जो है मुझे जो कठिनाइयां या किसी शूटर को जो कठिनाइयां होती है कि गन बहुत महंगी है या ट्रेनिंग बहुत महंगी है, फॉरेन जाना पड़ता है अच्छी ट्रेनिंग करने के लिए, ये सारी चीजों का ध्यान रखते हुए हमने सारे चेंजेस करे हमारे सिस्टम में। और आज किसी को अपना घर नहीं बेचना पड़ता शूटिंग शुरू करने के लिए और पता करने के लिए कि भाई मेरे लड़का या लड़की में टैलेंट है कि नहीं है। और फॉरेन ट्रेनिंग की जगह इंडिया में ही ट्रेनिंग करके एलावेनिल जो है आज ओलंपिक पहुंची है, वर्ल्ड नंबर 1 है। तो ये हमने साबित तो कर दिया है कि हमारे पास सिस्टम बना हुआ है, बस उसको सपोर्ट करें, उसको नर्चर करें। और जो पेड़ है जिसके ऊपर इतने फल उग रहे हैं उसमें पानी और खाद डालें, तो आपका बागीचा जो है वो बहुत अच्छा खिलेगा। गगन भाई, बड़े इन दिनों स्पोर्ट्समैन पे हम देख रहे हैं, डॉक्यूमेंट्रीज बन रही है, मूवीज भी बन रही है। कभी आपने सोचा कि आपके ऊपर भी डॉक्यूमेंट्रीज बने? क्योंकि मैं आपका जर्नी देख रहा था, बड़ी रोमांच से भरी है। वहां पे जैसा कि आपने बताया घर भी गिरवी रखना पड़ा, अब आप एक एकेडमी भी शुरू कर चुके हैं, आपने ग्लैमर भी देखा है, आपने कहते हैं ना आपने अर्श भी देखा हुआ है और फर्श भी देखा हुआ है। क्या आपको लगता है मूवी एक शूटर पे भी होनी चाहिए, और आप पे बने तो हीरो कौन आप देखना पसंद करेंगे अपनी जगह? नहीं, मैंने तो ऐसा सोचा नहीं। मुझे लग रहा है कि मेरी मूवी बनेगी तो कोई देखेगा नहीं उसको, बड़ी बोरिंग सी होगी। नहीं शूटिंग करते हुए आपको पैसे नहीं लगता कि शॉट चलाया भी है कि नहीं चलाया है, और एक्सप्रेशन और इमोशंस काफी है। देखिए, शूटिंग एक काफी अंदरूनी गेम है। बैडमिंटन और क्रिकेट में तो आप जोश से दिखा सकते हैं जोश, लेकिन शूटिंग में सब आपको कंट्रोल करना पड़ता है, एकदम काम कूल। आपके अंदर तूफान चल रहा होता है, बट किसी को नहीं पता चलता कि तूफान का टी भी है आपके अंदर। बट 120 140 हार्ट रेट होता है, उस हार्ट रेट में आपकी राइफल हिल भी रही होती है, उसमें आपको पूरी कंसंट्रेशन के साथ निशाना भी लगाना है। तो यकीन मानिए कि नाखून में से भी पसीना निकलता है, ऐसी स्पोर्ट होती है। नहीं, अगर कोई बनाना चाहे तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? आपकी जगह कौन होना चाहिए हीरो? ऐसा तो मैंने कभी सोचा नहीं, बट कोई भी प्ले कर सकता है। उसको थोड़ा सा खाना जरूर खाना पड़ेगा, थोड़ा हेल्दी बनने के लिए। तो वो जो कर पाए तो कर पाए। आप वैसे भी बॉलीवुड आप फॉलो करते होंगे गगन भाई, म्यूजिक भी सुनते होंगे, क्योंकि कोरोना ने बहुत टाइम दिया है कि आप म्यूजिक के साथ जाएं। आप घर में खाना भी बनाए, कभी आपने खाना वाना बनाया घर पे? हाथ वहां भी आजमाया? बनाया है, घर पे भी बनाया है। मेरी अभी 2 महीने पहले शादी भी हुई है, तो मुझे शादी के बाद भी खाना बनाना पड़ा। तो और लॉकडाउन में सफाई भी करी, बर्तन भी धोए, माता पिता के पैर भी दबाए, उनका ध्यान भी रखा, अपना ध्यान भी रखा, दोस्तों का भी ध्यान रखा। सारे हमारी जो एकेडमी से जुड़े हुए कोचेस थे जो मतलब ऑलमोस्ट बेरोजगारी की लाइन पे आ गए, तो उन सबको भी सपोर्ट किया। तो काफी कठिन टाइम से मुझे तो कोरोना का जो ये लॉकडाउन का जो टाइम है, काफी सेल्फ इवॉल्विंग टाइम है। ये भी आपको दिखाया कि भाई क्या चीजें आपको जरूरत है, जिस चीजों के पीछे आप भाग रहे थे वो चीजें कहीं काम नहीं आई। जिनको आप दोस्त बोलते थे वो भी कोई काम, मतलब आपको पता चल गया कि भाई क्या प्रायोरिटीज हैं आपकी लाइफ में। तो आई थिंक सभी के लिए एक सेल्फ रियलाइजेशन वाला पाथ रहा है ये। सभी, मेरे डैड को भी कोरोना हुआ था, उससे भी हम जूझे। तो ये सारी चीजें सभी की लाइफ में आई हैं, और एट द एंड एक अच्छा इंसान होना बहुत जरूरी है। और कुछ छोटे से कैपेसिटी में आप दूसरों के लिए करिए, चाहे वो कोई भी हो। एंड आई थिंक उसी से आपको खुशी मिलती है, और वो खुशी के साथ ही आप जी सकते हो। बहुत बहुत शुक्रिया गगन भाई आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हम चाहेंगे कि आपके एक दिन शूटिंग रेंज आने का हमें भी मौका मिले, एक अच्छी सी डॉक्यूमेंट्री वहां बनाई जाए आपके साथ, आपके बच्चों के साथ, और वो हम देश तक के कोने कोने तक पहुंचा पाए। क्योंकि जो मोटिव लेके आप काम कर रहे हैं, देश को आप इतने शूटर्स दे रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा जज्बा है। और मुझे लग रहा है कि ऐसे बहुत कम खिलाड़ी हैं जिन्होंने इस तरह का एक सेंटर खोला है, जहां से 6 ओलंपियंस मिले हमें, और इस बार वो एक बड़ी तस्वीर हम देख पाएंगे। बहुत दिनों से मैं गगन भाई के पीछे भाग रहा था कि वो इंटरव्यू हम कर पाए उनसे, तो आज गगन भाई ने समय दिया। बहुत बहुत शुक्रिया गगन भाई, और एक वादा आपसे जरूर चाहिए कि हमारे पास शूटिंग का मेडल आता है तो आप जरूर समय निकालेंगे, हमारे साथ बातचीत करेंगे। और जरूर राजीव जी, मैं आपको भी तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ। आप बहुत ही
एक मैं कहता हूँ कि अपनी इंडस्ट्री में बड़े भाई के एक रोल मॉडल की तरह आप खुद हैं, और इतना संघर्ष और प्रयास, आपकी भी जर्नी जो है वो काफी कठिनाइयों से गुजरी है। तो आई थिंक हम दोनों एक दूसरे की जर्नी को रिलेट कर सकते हैं, और आप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और ऐसे ही करते रहिए, बढ़ते रहिए, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। चलिए गगन भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका खेल नीति पर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हम सब ये उम्मीद कर रहे हैं कि शूटर्स हमें एक बार फिर ओलंपिक में गर्व करने का मौका देंगे। तो खेल नीति के हर एपिसोड के साथ आप सुबह 9:30 पे जुड़ सकते हैं IVM के YouTube चैनल और IVM के फेसबुक पेज पे। इसके अलावा आप मेरे साथ भी जुड़ सकते हैं, अपने सवाल भेज सकते हैं @राजीव मिश्र पे मेरा ट्विटर हैंडल है। इसके अलावा आप खेल नीति के हर एपिसोड के साथ हर एपिसोड को आप सुन सकते हैं IVM के ऐप पर, ivmpodcast.com पर, गाना, सावन, स्पॉटिफाई, गूगल पॉडकास्ट या अन्य IVM पॉडकास्टिंग नेटवर्क पर। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। I hope you enjoyed that show. Let me tell you a little bit about what happened on the IVM Podcast Network this week. On Cyrus Says, Cyrus was joined by Irfan Pabani, who is an old friend of his. They talk about the rich flavors of Indian food and Parsi food specifically. He was also joined by author and historian William Dalrymple. They discuss literature, history, and the culture of the Indian subcontinent. And let me give you a few quick things to check out. Chuck, aka Deepak Gopal Krishnan of Simplified and the Origin of Things fame, has Rohan Joshi, formerly of AIB, on his show. Also on this round is on me. Gautam Purohit of Thakur's Bhojnalaya was on. On the note, Maruk and I talks about the cabinet reshuffle. And do check out Global Victoria Tech Talks. We talk about the booming gaming and edutech industries in Australia. Do follow us on Facebook, Twitter, LinkedIn, and Instagram to keep up what's going on the network. And I'd like to finally thank our sponsors on the network this week, Cred, Ciet, and Global Victoria. Thank you so much for making this possible. Come learn and experience the ABCDs of being queer with me, Shunetro. And me, Farhad. On our show, Gay BCD. The two of us take you through our stories and experiences of being gay men in the city of Mumbai and have candid and sometimes downright scandalous conversations about sexuality, gay culture, and everything in between. Catch new episodes of Gay BCD every Tuesday on the IVM Podcast website, app, or wherever you get all your podcasts from.